नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। जून के महीने में एसएससी के 5 एग्जाम की नोटिफिकेशन आने वाली है। और ये बिल्कुल मत समझिए कि अभी तो भर्ती आएंगी एसएससी की, आपको बहुत ज्यादा समय मिलेगा तैयारी करने का। ना ना ना, ठीक आज से 2 महीने बाद, 60 दिन के बाद, अगस्त से लगातार एसएससी के पेपर होंगे नॉन स्टॉप। यानी कि आपके पास कुल 60 दिन का ही टाइम बचा है। बेशक डेट्स नहीं आए, नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन एक्चुअल एसएससी के एग्जाम शुरू होने में 60 दिन का ही समय है मेरे भाई। उसके बाद एसएससी रुकने वाली नहीं है, लगातार पेपर प्री मेंस होता चला जाएगा मेरे दोस्त। तो भैया ये जो 60 दिन है, इनमें खूब मॉक टेस्ट लगाइए, बढ़िया से रिवीजन करिए मेरे प्यारे भी, प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू लगाइए। और हमने मेरे दोस्तों अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर यह अनाउंस किया है कि हर सैटरडे संडे आपको ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, सीजीएल और सीएचएसएल दोनों ही एग्जाम के लिए मेरे दोस्तों, क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, लेवल सेम है। तो इस वीडियो में अपना ऑल इंडिया लाइव टेस्ट जो 31 मई और 1 जून को चल रहा है, सैटरडे संडे 48 घंटे के लिए एप्लीकेशन पर लाइव है, उसका पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। लेकिन यह वीडियो आप तभी देखिएगा जब आप खुद से टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर टेस्ट लगा लो। आप लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा मेरे प्यारे भाई, आपको जो है वहां पर टेस्ट मिल जाएंगे। उसके साथ साथ एप्लीकेशन पर जैसे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री हैं। 2019 से लेकर 2024 तक 167 टेस्ट फ्री हैं। अगर आप डेली मेरे भाई 3 टेस्ट भी लगाओगे ना प्रीवियस ईयर के, तो भी आप पूरे नहीं लगा पाओगे, इतना हमने फ्री दे रखा है यहां पे। और उनको सेक्शनल वाइज भी कर दे कि कोई बच्चा सेक्शन लगाना चाहता है तो सेक्शन लगा ले, ठीक है। ऐसे ही सीएचएसएल के लिए भी दोस्त, सीएचएसएल के भी यहां पर प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री हैं, 140 टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट भी फ्री हैं। तो हर बच्चे के मोबाइल फोन में एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगर लैपटॉप है तो और बढ़िया बात है, फिर वो वेबसाइट से सीधा टेस्ट लगाए, है ना। बिल्कुल वही कौन सी दिन का पेपर है, 1 जुलाई का कौन सी शिफ्ट का पेपर है, बिल्कुल सब कुछ यहां पे डला हुआ है और ये सब कुछ फ्री है मेरे दोस्त, ठीक है। आप हमारे YouTube चैनल पे जाओगे तो एसएससी के एग्जाम्स के लिए स्पेशल हम एसएससी मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं। भाई गणित में 25 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 70% पेपर पुराना आता है, 30% नया आता है। तो जो पुराना पेपर बार बार रिपीट होता रहता है डाटा चेंज करके, वही हर एक चैप्टर के बेस्ट 25 सवाल मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो आप इस सीरीज को पूरा फॉलो करो, ठीक है ना। एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज डेली इसकी क्लास आती है, ठीक है बच्चे। जो बच्चे खुद से प्रीवियस ईयर के अलावा नए टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर सीजीएल सीएचएसएल की जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर ले। 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट, उसके बाद डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पीडीएफ, डीटीटी, सब कुछ आपको मिलेगा। यह समय केवल मॉक टेस्ट लगाने का है। जिसने जितने ज्यादा लगा दिए मेरे दोस्त, उसका उतना भला हो जाएगा मेरे भाई। यहां अदर देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वालिटी वाले सारा मैथ्स वाला सेक्शन मैंने बनाया है, रीजनिंग वाला भी मतलब सारे टेस्ट हमारी गाइडेंस पे बने हैं। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे हैं उन्होंने ही क्वेश्चंस को सेट किया, उन्होंने ओवरव्यू किया, रिव्यू किया है। तो आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए यहां पर मिलेंगे। टेस्ट रहेंगे एप्लीकेशन पर, ये पावर प्रैक्टिस के नाम से टेस्ट सीरीज है हमारी। आ जाइए बच्चों। तो ये लेकिन जो आज मैं सॉल्व कराऊंगा ये हमारा ऑल इंडिया लाइव टेस्ट है, ठीक है जी। सवाल नंबर 1 हर सैटरडे संडे हम कराते हैं, 48 घंटे का टाइम है आपके पास। आप जब चाहें भैया ये टेस्ट को एप्लीकेशन से दे सकते हो और देना भी चाहिए हर बच्चे को। पहला सवाल है, आज के टेस्ट का लेवल है मॉडरेट, यानी कि कम से कम 23 सवाल आज के टेस्ट में आपके ठीक होने ही चाहिए थे गणित के। 4 संख्याएं दी हैं, बोला है कौन सी संख्या 11, 13 और 7 से पूर्णतः डिविजिबल है, कंप्लीटली डिवाइड होती है। देखो भाई 7, 11, 13 बड़े प्यारे नंबर हैं। अच्छा, अगर मैं 7, 11, 13 इन तीनों की गुणा करता हूं तो मेरे दोस्तों आता है 1001, 1001। ये 1001 बड़ा प्यारा नंबर है। अगर आप 1001 को किसी 3 अंकों की संख्या से गुणा कर दो, एबीसी से, 3 डिजिट नंबर से, तो मल्टीप्लाई करने पर आता है बच्चों एबीसी एबीसी। ये मल्टीप्लाई करने पर आता है। यानी कि अगर कोई भी 6 अंकों की संख्या बार बार 3 डिजिट को रिपीट करके लिखी गई है तो वो संख्या 7, 11, 13 तीनों से कटेगी, 1001 से भी कटेगी। यहां ऐसा कौन सा नंबर है मेरे भाई? ये वाला नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है। लेकिन जब डी ऑप्शन देखूंगा 259, 259, ये ऐसा नंबर है। तो ये 7, 11, 13 तीनों से कटेगा क्योंकि 1001 से कटता है।
आपको डिवाइड करके नहीं देखना है मेरे भाई। बहुत प्यारा सवाल था। सवाल नंबर 2, यदि कॉट थीटा बराबर 5x है, कोसेक थीटा 5/x है, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो tan x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान बताइए मेरे भाई। हमसे सवाल में ये चीज पूछिए, जो चीज पूछिए ना उसको बिल्कुल गंदी नजरों से देखा करो कि ये है क्या। बताइए ये कैसे आएगा बच्चों। एक्स स्क्वायर यानी कि मुझे स्क्वायर करना और घटा देना, बीच में माइनस है, वही तो करना है। तो स्क्वायर करके घटा देना भाई, ये कॉट है ये कोसेक है, तो स्क्वायर करिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, बराबर राइट साइड में क्या आएगा, 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस 5/x का स्क्वायर यानी कि 25/x स्क्वायर, क्योंकि हमें यह चीज चाहिए। अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, माइनस का 1, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर राइट साइड से क्या आ गया भैया, 25 25 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। यही चीज बस यहां 10 है, ये आया जी 25, तो इस 25 को जो यहां से खचेड़ के इधर ले आओ तो ये बटे में आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे आंसर। आपको चाहिए tan x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर 10 से गुणा, तो यहां भी आप 10 से गुणा कर दीजिए, तो माइनस का 10/25 आ गया, जो कि क्या आएगा, 25 चौका 100 यानी कि माइनस का 0.4, माइनस का 0.4 हो गया ना ये, तो माइनस 0.4, डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाए। ठीक है, आसान सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आगे आ जाइए, सवाल नंबर है 3। ए बी सी की इनकम का रेशियो 4-5-6 है, खर्चे का रेशियो 3-4-5 है। सी की बचत उसकी इनकम का 3/7 है। सवाल के अकॉर्डिंग सी की जो सेविंग है वो उसकी इनकम का 3/7 है, तो उनकी बचत का रेशियो, ए बी सी की बचत का रेशियो आपसे पूछा है। बहुत बढ़िया, देखिए 3 लोग हैं, ए बी और सी। सवाल में उनकी आय का अनुपात दिया है, इनकम का रेशियो 4-5-6, 4:5:6। उनके खर्चे का रेशियो दिया है भाई 3:4:5। ये उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है, खर्चे का 3:4:5। अब सवाल में आपसे क्या पूछा है, इन तीनों की बचत का अनुपात पूछा है, सेविंग्स का रेशियो क्या आएगा। अब आप मुझे बताओ कि बचत क्या होता है, बचत क्या होता है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। अगर मैं आय में से खर्चा घटा दूंगा तो बचत आ जाएगा। ये इनकम का रेशियो, खर्चे का रेशियो, आय में से खर्चा घटाना है, लेकिन ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। आप इन दोनों रेशियो को ऐसे डायरेक्ट नहीं घटा सकते, दो रेशियो अलग अलग हैं, ऐसे सीधा नहीं घटा सकते, आपको इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। और उसी कनेक्ट करने के लिए आपको रिलेशन दिया है सी में। क्या रिलेशन दिया है कि सी की बचत उसकी इनकम का 3/7 है। सी के बारे में बोला गया है कि सी की इनकम, सी की बचत उसकी इनकम का 3/7 है, यानी कि अगर सी 7 रुपए कमाता है, अगर सी नाम का ये दुष्ट आदमी 7 रुपए कमाता है, तो 7 में से 3 रुपए बचत करता है। 7 में से 3 बचत करता है, यानी कि सी खर्चा कितना कर रहा है, 7 में से 3 घटा है 4। ये सी की सी के बारे में आ गया, ये सी के इनकम और खर्चे का रेशियो है, यानी कि सी की इनकम और सी के खर्चे का रेशियो 7:4 होना चाहिए। ये 7:4 है? नहीं, ये तो 6 और 5 दिख रहा है। सी की इनकम और खर्चे का रेशियो 7:4 होना चाहिए, तो 7:4 करना पड़ेगा। अक्सर बच्चे इस सवाल एक्स वाई मान के करते रहे, भूल जाओ। दो संख्याओं में कुछ भी रेशियो बनाना हो, सबसे पहले उनको बराबर लेवल पे लाओ, उनको इक्वल बनाओ। भाई यहां सी की इनकम ये 6 है और ये खर्चा 5 है, तो मैं 6 और 5 को पहले बराबर करता हूं 30-30। 30 बनाने के लिए ऊपर 5 से गुणा और नीचे 6 से गुणा। मैंने सी की इनकम और खर्चे को बराबर कर दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं, लेकिन बराबर थोड़ा ना करना है भाई। सी की इनकम 7, सी की जो बचत है इनकम का 3/7, इसी 7 रुपए कमाता है तो 3 बचत करता है, खर्चा 4 कर रहा है, तो सी की इनकम और खर्चे का रेशियो क्या होना चाहिए, 7:4। यानी कि सी की इनकम 7 से गुणा कर दीजिए और खर्चा 4 से गुणा कर दीजिए, बस हो गया सॉल्व। ठीक है, क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर, और सिंपली आपको इसमें से घटा देना, माइनस कर देना। ये इनकम का रेशियो और ये खर्चे का रेशियो घटा देना। अगर आप ए की इनकम देखो तो ए की इनकम कितना है, ये 5×7=35 की 4 में गुणा होगा 140। ए की इनकम 140 है, खर्चा कितना है ए का
4 6 24, 24 तिया 72, तो 140 में से 72 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 68, 68। तो यानी कि ए की बचत 68 आ गया। 68 इस ऑप्शन में नहीं है, 68 इस ऑप्शन में नहीं है। तो देखो दो ऑप्शन तो हट गए, दो ऑप्शन में फंस गए। चलो बी के निकाल लेते हैं। बी की इनकम कितना है, 7 पंजे 35, 35 पंजे 175, ये आ गया 175। और खर्चा कितना बी का, 4 6 24, 24 की है 4 में गुणा हो जाएगी, 24 चौका 96। अब 175 में से अपन लोग 96 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 79। तो बी की बचत है 79, 79। ठीक है जी, 79 ये इस ऑप्शन में यहां पे आ रहा है, तो ये ए वाला आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। ये है असली तरीका इस सवाल को करने का, बिना एक्स वाई माने मेरे दोस्त। मजा आया ना सवाल करके, आगे आ जाइए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद कुल डिस्काउंट 259.2 वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपए है, तो x का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बताओ। किसी वस्तु का मार्क प्राइस जो है वो कितना दिया है, 720 रुपए दिया है मार्क प्राइस। हमने मार्क प्राइस पर 2 लगातार छूट दी x% की। पहले 720 पे x% डिस्काउंट दिया, फिर जो प्राइस आया उस पर दोबारा x% डिस्काउंट दिया। कुल डिस्काउंट जो है वो 259.2 रुपए के बराबर है, कुल डिस्काउंट। ठीक है जी, तो आपसे पूछा x का मान क्या है, बताइए जी कैसे करेंगे। दो रास्ते हैं, एक तो आप प्रॉपर सॉल्व कर लो, दूसरा की ऑप्शन देखो। ऑप्शन बहुत दूर दूर है, हाँ जी, ऑप्शन बहुत आसान भी है। तो मेरे भाई हम यहां पे दिमाग वाला तरीका लगाएंगे। आप बताओ, एक वस्तु का मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना है 720 रुपए। आपने इस पे XX% के 2 डिस्काउंट दिए, और टोटल डिस्काउंट कितना है 259.2 रुपए के बराबर है, जो कुल डिस्काउंट है, कुल डिस्काउंट है। तो वस्तु के मार्क प्राइस पर आपने कुल कितना डिस्काउंट दिया परसेंटेज में निकाल लीजिए, इंटू 100%, इंटू 100% ये आएगा जी। 0 से 0 और ये 0 से डेसिमल। ठीक है जी, तो ये किससे चला जाएगा मेरे भाई। पहले मेरे दोस्तों यहां पर हम 8 से काट लेते हैं 9 बार। 8 तिया 24, 1 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, और 9 से, हाँ ये 9 से भी कट गया, 324 36 बार। यानी कि टोटल जो डिस्काउंट है 36% है। आपने वस्तु पर XX% के 2 डिस्काउंट दिए, और आपने निकाल लिया कि मार्क प्राइस का 36% आपने नेट डिस्काउंट दिया। पूछा x का मान क्या है, आप ईच टाइम कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हो। क्या 18 का 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट 36 आएगा, नहीं, 36 से कम आएगा। क्या 24 का 2 बार सक्सेसिव 36 आएगा, नहीं, डेसिमल में आएगा। क्या 20% का 2 बार सक्सेसिव 36 आएगा, हां जी आएगा। दिमाग में कर सकते हैं। अगर किसी वस्तु पर 20% और 20% की 2 लगातार छूट दी जाए, ये जो मैं तरीके बताता हूं ना बेटे, ये ब्रांडेड तरीके हैं, ये किताबों में नहीं मिलते, ये यूट्यूब पे खोजने से नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है जी, ये अप्रोच बहुत यूनिक होती है। अगर आप 20% के 2 लगातार डिस्काउंट देंगे तो कुल डिस्काउंट क्या होगा, 20 + 20 - 20 गुणा 20/100। ये दिमाग में सोच सकता है कोई बच्चा, लिखने की जरूरत थोड़ा ना, यही तो होता है डिस्काउंट का फॉर्मूला। ये कट गया 2 जीरो, तो 40 - 4 36% का नेट डिस्काउंट नहीं आ गया, यानी कि 20% की 2 लगातार छूट देनी होगी। x का मान 20 है, खेल खत्म। आ जाइए सवाल नंबर 5, बताओ जी क्या आंसर है। ये कौन सी भाषा लिख रही है, ये त्रिकोणमिति का सवाल है मेरे प्यार भी, बताओ जी। √sec² थीटा प्लस cosec² थीटा इंटू √tan² थीटा माइनस sin² थीटा। बिल्कुल बढ़िया सवाल है, आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते, मैंने मान लिया आपकी बात। आप थीटा 45 रखो, 30 60 रखो। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, अगर किसी सवाल में डायरेक्ट सीधा सीधा फॉर्मूला ही दिख रहा है तो क्यों झंझट फालना। भाई ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो भैया बहुत दिक्कत है। sec² थीटा प्लस cosec² थीटा होता है sec² थीटा गुणा cosec² थीटा, प्लस गुणा में बदल जाएगा। sec² थीटा प्लस cosec² थीटा बराबर होता है sec² थीटा गुणा cosec² थीटा। लेकिन जब अंडर लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। इसी तरीके से tan² थीटा माइनस sin² थीटा फॉर्मूला है।
tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये अंडर रूट है तो मेरे प्यार भी स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि tan थीटा इंटू साइन थीटा। बोलो हां कि ना? आप बोलोगे सर हम तो कल ही समझ गए थे। ठीक है जी, अब यही करना है। कोसेक इंटू साइन 1 हो जाएगा, दोनों रिवर्स होते हैं। ये रहा सेक थीटा इंटू टेन, टेन तो है नहीं ऑप्शन में, तो टेन को साइन कॉस में बदल लेते हैं, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। समझ में आई बात? आप बोलो अच्छा, एक बटे कॉस सेक होता है, ये जो बटे कॉस है टेन का मतलब साइन बटे कॉस, और बटे कॉस क्या होता है? सेक थीटा। तो यानी कि ये आ गया जी सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन। किधर है ये है सी ऑप्शन में। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? सवाल नंबर 6 ये बताओ, ये सवाल ब्याज वाला सवाल है, करिए बच्चों। बहुत सिंपल सिंपल, ये प्रीवियस सर का एज इट इज क्वेश्चन है जो टेस्ट में डाला हमने। इस सम ऑफ मनी अर्न्स ए सिंपल इंटरेस्ट एट 7.25% पर एनम फॉर द फर्स्ट 8 ईयर, यानी कि पहले 8 साल के लिए ब्याज की दर है 7.25% और ये सिंपल इंटरेस्ट है पहले 8 साल के लिए। ठीक है, 8.5% है फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 साल के लिए ब्याज की दर 8.5% है। ठीक है, 6.5% फॉर द फाइनल 4 ईयर, अगले 4 साल के लिए ब्याज की दर 6.5% है। टोटल जो इंटरेस्ट हुआ है इस 18 साल में वो 35,100 रुपए है। व्हाट वाज द ओरिजिनल सम इन्वेस्टेड, निवेश की मूल राशि क्या है? नहीं कर सकते मेरे भाई क्या आप? अब बताओ, आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पर, पहले 8 साल के लिए ब्याज की दर 7.25% है। अगर एक साल में 7.25% ब्याज है तो 8 साल में कितना ब्याज होगा मेरे प्यारे भाई? 8 सत्ते 56, 8 की 54 में गुणा 2, यानी कि मेरे प्यारे 58% ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। फिर अगले 6 साल के लिए 8.5% ब्याज है, एक साल में 8.5% ब्याज है तो 6 साल में कितना होगा मेरे भाई? 48 और 3 51%, 51% ब्याज होगा। आप बोलोगे यस सर। फिर अगले 4 साल के लिए 6.5% ब्याज है, 6.5% 4 साल के लिए, एक साल में 6.5%, 4 साल में आएगा 24 और 2 26%। तो इस हिसाब से ये हो गए मेरे प्यारे भी आपके 18 साल, 8 से 14 4 18। टोटल आपको ब्याज कितना मिला? टोटल ब्याज इसको ऐड कर दीजिए भाई, 8 और 1 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 5 और 1 6, 5 11, 11 2 13, 135% आ गया जी, 135%। हाँ जी, टोटल आपको 135% ब्याज मिला, जबकि सवाल के अनुसार कुल ब्याज जो है वो 35,100 रुपए के बराबर है। तो इसी की वैल्यू क्वेश्चन में 35,100 रुपए दी है कि नहीं? टोटल आपने ब्याज ऐड कर लिया। बताओ जी कितना? दोनों नंबर 9 से कट रहे हैं, 27 से, 27 पंजे 135 और 27 से मेरे भाई 27 से कम 27 8, 27 से 81 1300, 5% के लिए 1300 है। हमें निकालना है निवेश की मूल राशि, यानी कि प्रिंसिपल 100%। 100% कैसे आएगा? 20 से गुणा कर दो, 5 गुणा 20 100% होता है, तो यहां भी 20 से गुणा कर दो, 1300 गुणा 20 यानी कि 26,000 रुपए। तो 26,000 रुपए, डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, आसान सवाल, ये सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आ जाइए, सवाल नंबर है 7। विराट एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, डेनियल उस काम को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। डेनियल इज 60% मोर एफिशिएंट देन विराट। ठीक है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय डेनियल। तो डेनियल उस काम को कितने समय में करेगा? हाँ जी करो बच्चों, 2 लोग हैं विराट और डेनियल, ये दोनों ही खिलाड़ी हैं क्या? विराट और डेनियल। मेरे भाई इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। सवाल बोला डेनियल की जो एफिशिएंसी है विराट से 60% ज्यादा, भी विराट के फैन नाराज हो जाएंगे। ठीक है जी, वो तो उसके आउट होने पे भी नाराज हो जाते हैं। तो डेनियल की एफिशिएंसी विराट से 60% ज्यादा है। अगर विराट की 5 है तो डेनियल की एफिशिएंसी 8 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। अगर एफिशिएंसी का रेशियो तो किसी काम को करने में जो टाइम लेंगे, टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, 8:5। आप बोलोगे हाँ जी सर, और यही तो टाइम पूछा है। विराट एक काम को 30 दिन में करता है, तो 8 की वैल्यू यहां पे 30 दिन है मेरे प्यारे भाई, और 5 की वैल्यू आपसे पूछिए। 8 की वैल्यू 30 दिन है, 1 की वैल्यू 30/8,
5 की वैल्यू पूछे भैया, 5 से गुणा, यानी कि आ गया 75/4। 150/2 से काट लेंगे ना, 75/4। 75/4 यानी कि 18 चौक 72, 3 75, 18 से ही 3/4 दिन। तो डैनियल भाई साहब उस काम को 18 से ही 3/4 दिन में निपटा कर खत्म करेंगे। आइए सवाल नंबर 8। देखो बिल्कुल मैंने प्री के हिसाब से सवाल डाले, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, बिल्कुल मॉडरेट है, इजी है, और इसी लेवल का पेपर प्री में आएगा मेरे दोस्त। परेशानी है कि पेपर आसान होगा, कट ऑफ हाई जाएगी। आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप 4 सवाल गलत करके आ रहे हो इस लेवल के पेपर में, आप बाहर हो रेस से। 25 में से 25 ठीक होने चाहिए, तभी आप अंदर होगे मेरे भाई। किसी सेलर के पास 2000 किलो चावल है, एक ट्रेडर के पास, इसके एक भाग को 10% लाभ पर बेचता है, बचे हुए को 16% प्रॉफिट पर बेचता है। कुल प्रॉफिट 14.2% है। कितने किलो चावल 10% प्रॉफिट पर बेचा? सवाल को पढ़ते ही पता लगेगा, दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन ऑफ एलिगेशन। एक ट्रेडर के पास 2000 किलो चावल है, एक पार्ट चावल का बेचा है 10% प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे, ठीक है, और मेरे भाई बचा हुआ भाग बेचा 16% प्रॉफिट पे। रिमेनिंग चावल जो बेचा है वो बेचा है 16% के प्रॉफिट पे, ये बात सही है। और कुल प्रॉफिट जो हुआ है सारे चावल पे मिलाकर वो 14.2% का है। तो एलिगेशन लगाने से यहां पे आपका रेशियो आ जाएगा चावल की मात्रा का। अब 16 में से 14.2 घटाएंगे तो 1.8 आएगा, और 14.2 में से 10 घटाएंगे तो 4.2 आएगा मेरे भाई। बोलो कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। 6×3 = 18, 6×7 = 42, यानी कि 3:7 आ गया जी। यानी कि चावल की क्वांटिटी इस रेशियो में ब्रेक की है। तो टोटल चावल कितना है? 3 यूनिट ये, 7 यूनिट ये, टोटल 10 यूनिट हो गया। जबकि ट्रेडर के पास टोटल चावल है 2000 किलो, यानी कि 200 गुना 200 टाइम्स 10% लाभ पर, 10% लाभ पर बेचा उसने। ये फर्स्ट पार्ट आपको निकालना, ये 3 की वैल्यू भी 200 गुना आएगी, फिर 600 किलो। 600 किलो चावल उसने 10% के प्रॉफिट पर बेचा है। आंसर आ गया जी बी ऑप्शन, एकदम सरल सवाल। आ जाओ सवाल नंबर 9, बताओ जी। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, तो साइन की पावर 153 थीटा प्लस कोसेक की पावर 253, 153 और 253 थीटा अलग अलग है। बताइए क्या है जी आंसर? अरे देखते ही नहीं बता दोगे बाबलो, 2 आंसर है इसका। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 कब आ सकता है? साइन थीटा प्लस कोसेक, कोसेक का मतलब होता है 1/साइन, साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा 2 है जी। ये तो तभी संभव है, अलजेब्रा में पढ़ा है, अगर x + 1/x 2 है तो x की वैल्यू 1 होगी, साइन थीटा 1 होगा। साइन थीटा 1 है तो कोसेक थीटा भी 1, 1 की पावर 153 1, ये भी आपका 1, 1 + 1 2 आंसर है। कुछ नहीं करना था, एकदम लल्लू सवाल। सवाल नंबर 10, 15 आदमी 21 औरत एक काम को टुगेदर 56 दिन में करते हैं, 12 आदमी 24 औरत उस काम को 64 दिन में करते हैं। तो बताइए 18 आदमी और 24 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे? 18 मैन एंड 24 वुमेन। ओके जी, बताओ क्या आंसर है भाई साहब इस सवाल का? देखो ये सवाल है, एफिशिएंसी आपको यहां से निकालनी, एफिशिएंसी, ठीक है। मैंने मान लिया मैन की एफिशिएंसी m है, वुमेन की एफिशिएंसी w है, एक वुमेन की। यहां पे 2 केस दिए हैं, 2 केस दिए। पहला केस है कि 15 आदमी 21 महिलाएं काम करते हैं 56 दिन में, और दूसरा केस है 12 आदमी 24 महिलाएं साथ में काम करते हैं उसको 64 दिन में, ठीक है जी। तो आप यहां से टोटल वर्क को बराबर करके एफिशिएंसी निकाल लीजिए। 15 मैन प्लस 21 वुमेन 56 डेज में एक काम करते हैं, और सेम इसी वर्क को हमारे 12 मैन प्लस 24 वुमेन 64 डेज में करते। तो दिस शुड बी इक्वल। भाई ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, और ये भी टोटल वर्क है, दोनों ही टोटल वर्क है और इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर, केवल आपको यहां से कैलकुलेशन करनी है। 8 7 56 और ये 8 8 64, ठीक है जी। ये देखिए 15 7 105 m, 12 8 96 m। 105 में से 96 आप घटाओगे तो 9 m आ जाएगा, ठीक है जी। बराबर क्या आएगा भैया? W देखो, 24 8 192 और 21 7 147। तो 192 में से अगर हम लोग 147 घटाएंगे तो कितना आएगा? 45 W आ जाएगा।
यानी कि मैन बटे वुमेन कितना आएगा 45/9 यानी कि 5/1, यानी कि एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो 5/1 आ गया। एक आदमी 5 यूनिट काम करता है तो एक औरत 1 यूनिट काम करती है। ठीक है, तो टोटल वर्क आपको निकालना है मेरे प्यार भी, टोटल वर्क। देखो स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, चाहे आप एम और डब्ल्यू की वैल्यू यहां रख लो चाहे यहां रख लो, टोटल वर्क आ जाएगा। चाहे पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से। 15 आदमी 21 और 56 दिन में काम करते, एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है, एक मैन की 5 है, तो 15 मैन की कितनी होगी 15 पंजे 75। एक औरत की एफिशिएंसी 1 है तो 21 औरतों की कितनी होगी 21, और इन्होंने काम किया है 56 दिन में 56 डेज में, तो टोटल वर्क आएगा 75 + 21 यानी कि 96। 96 गुणा 56 ये आपका टोटल वर्क आ गया, 96 × 56। क्लियर बात? आप बोलोगे हाँ सर। अगर इसी काम को 18 मैन और 24 वुमेन मिलकर करें, 18 मैन + 24 वुमेन मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे मेरे भाई? यही ना सवाल है। आप बोलोगे यस सर। एक मैन की एफिशिएंसी 5 है तो 18 मैन की 90, एक वुमेन की मेरे दोस्तों 1, एक वुमेन की 1 है तो 24 वुमेन की 24, तो 90 + 24 आ गया 114। तो ये 114 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। ये काम करने में कितना समय लगेगा बटे 114। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। 19 का 114 होता तो 6 से चला जाएगा 96 16 बार, और 6 से जाएगा 114 19 बार, तो ऊपर हो जाएगा मेरे भाई 896/19, 896/19 दिन का समय लगेगा, और यही आंसर भी होना चाहिए। ठीक है जी, तो यूनिट रेट मैच कर लेते हैं मेरे भाई। ऊपर 6 आएगा 9 7 63 3 6 9, 9 7 63 3 5 8, 9 7 63 3 9 12 2, 9 7 63 3 3 6, ये आंसर है। ऊपर एक ही ऑप्शन है जहां यूनिट रेट 6 आएगा, नहीं समझे? डिवाइड नहीं करके देखा। ये 47 सही 3/19 यानी कि 47 + 3/19। अब इसकी यहां पे गुणा होगी तो 9 7 63 3 आएगा, 3 में 3 जोड़ूंगा 6 आएगा, इकाई अंक। आगे ना बात समझ में? आप बोलोगे यस सर, बढ़िया सवाल है। आइए, एक आदमी ने एक कुर्सी 13% प्रॉफिट पर बेची। अगर उसने 607.5 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो x% का लाभ होता। अगर कुर्सी का लागत मूल्य है 3750 रुपए है तो x का मान क्या होगा? बताइए जी, कैसे करेंगे आप इस सवाल को? आपके सोचने का तरीका क्या रहेगा? एक आदमी ने एक कुर्सी बेची है 13% के प्रॉफिट पर, ठीक है, 13% के लाभ पर एक आदमी कुर्सी बेचता है। अगर 607.5 रुपए ज्यादा में बेचेगा, हैड ही सोल्ड इट फॉर 607.5 रुपीज मोर। अगर 607.5 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो ग्राहक से 607.5 रुपए ज्यादा लेगा। जब कस्टमर से 607.5 रुपए एक्स्ट्रा लेगा तो 607.5 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। 13% तो होना ही होना है, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई। और यही पूछा कितना प्रॉफिट होगा आप, क्योंकि अब x% लाभ है। आंसर है परसेंटेज में। देखो प्रॉफिट किसको बेस मान के निकाला जाता है? लागत मूल्य को। लागत मूल्य कितना है? 3750 रुपए। तो 3750 रुपए के समान पर 607.5 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में कितना मेरे प्यारे भाई? इंटू 100%। परसेंटेज में इंटू 100%, ये आ गया। तो ये 0 0 और ये 0 से डेसिमल आपका कट गया, है कि नहीं? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ जी, ये किससे जाएगा? 375 से काट 375 है ना, ये तो 75 से काटेंगे हम भाई। 75 से जाएगा जी 5 बार, 75 से 600 जाता है 8 बार, तो 6 जाएगा 80 बार, यानी कि जाएगा 81 बार, 81 बार। और 5 से हम 81 काटेंगे मेरे भाई 16.2, तो 13 में 16.2 जोड़ेंगे तो 29.2% आ गया। 29.2% का प्रॉफिट आएगा, और ये आंसर है जी। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, आज मजा आने सवाल करके। अगला, यदि x - 1/x 6 है, x ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है, तो x² - 1/x² का मान, बेसिक सवाल अलजेब्रा का भाई। x² - 1/x² क्या होता है? फॉर्मूला हर बच्चा जानता है, x - 1/x गुणा x + 1/x। अरे बोलो यार, ये फॉर्मूला है कि नहीं? x² - 1/x², x - 1/x गुणा x + 1/x। अब यहां पे x - 1/x आपको 6 दिया है,
केवल आपको x प्लस 1/x निकालना है। अरे फॉर्मूला जानते हो, अगर x माइनस 1/x के है तो x प्लस 1/x आएगा √k² + 4, √k²+4। हालांकि प्लस माइनस होता है ये, लेकिन माइनस नहीं ले सकते क्योंकि x पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x भी पॉजिटिव आएगा, तो आप पॉजिटिव वैल्यू ही लोगे। तो अगर x माइनस 1/x के है तो x प्लस 1/x का फॉर्मूला √k²+4, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40, 40 होता है, 4 दुसाम 40, 4 दुसाम 40 ये होता है मेरे भाई। अब 4 का √2 आ जाएगा, 10 का √10 आ जाएगा, यानी कि हो गया 2√10। तो 6 गुणा 2√10 आंसर क्या था इस सवाल का? 12√10, 12√10 पहला ऑप्शन करेक्ट है ना, इजी। आइए, द कंसंट्रेशन ऑफ 3 वाइन ABC are 10, 20 and 30% respectively. They are mixed in the ratio 2:3:x, resulting in a 23% concentration solution. Find the value of x. बताइए जी, कैसे करेंगे आप इस सवाल को? बताओ क्या आंसर है क्वेश्चन का? 3 मेरे पास अलग अलग शराब के घोल हैं। पहले वाले में 10%, दूसरे में 20%, तीसरे में 30% जो है वाइन का कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन मतलब टोटल मिश्रण में 10% वाइन है। इनको 2-3x के रेशियो मिलाया जाता है, जो नया घोल बनता है उसमें 23% सांद्रता है। x का मान बताओ। अरे भाई मिलाना है तो आप भी मिला दो ना, सिंपल। मान लिया पहला आप 2, दूसरा 3 लीटर, तीसरा x लीटर मिला, तो पहले में कितना वाइन है? 10%, तो 2 का 10%, 2 का 10% कितना? 20% हो गया मेरे भाई, परसेंटेज में रहने दो। इसमें कितना है? 3 में 20% वाइन है, तो 3 का 20% कितना होता है? 20 या 60, 60%। तीसरे में कितना वाइन है मेरे प्यारे भाई? x का 30%, x का 30%। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जब मैं इन तीनों को मिलाता हूं, अगर मैं इन तीनों को मिला दूंगा तो टोटल मिश्रण कितना बनेगा? 2 + 3 + x, यानी कि 5 + x, ये टोटल मिश्रण बनेगा। और इस टोटल मिश्रण में वाइन कितना है? 23%। इस टोटल मिश्रण में वाइन का कंसंट्रेशन कितना है? 23%। बराबर कर दो। बराबर कर दिया? बोलो। जब मैं तीनों को मिलाया तो 2 + 3 + ये x हो जाएगा 5 + x, और इसमें कितना वाइन है? टोटल का 23%। परसेंटेज खटक 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 हो जाएगा मेरे भाई। तो ये 23 पंजे 115, यहां देखो 20 60 80, तो 115 में से 80 हटाओ 35 आएगा। अब x वाली कैलकुलेशन देखो, ये देखिए ये आए 23x और ये है 30x, तो 30x - 23 7x आ गया। 7 पंजे 35, x का मान 5 है। तरीके और भी हैं, पर ये सिंपल क्वेश्चन है, कितना भी कैलकुलेटिव डाटा आ जाए ये तरीका जो है आपको कभी धोखा नहीं देगा। आ जाइए, किसी काम को 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 आदमी लगा दिए। 32 दिन के बाद पता चला कि काम का केवल 2/5 ही भाग पूरा हुआ। बचे काम को उसी अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? बचे काम को अगर उसी अवधि में अगर पूरा करना है तो हमें कितने व्यक्ति चाहिए? बताओ जल्दी से। देख, ध्यान सुनना, हमें किसी काम को 60 दिन में पूरा करना है। हमारे पास तलवार लटकी हुई है, 35 आदमी हमारे पास ऑलरेडी है, 35 आदमियों को काम पे लगा दिया, लेकिन काम बनेगा नहीं इन 35 लोगों से, क्योंकि 32 दिन के बाद हमने देखा यार काम तो केवल 2/5 ही हुआ, 40% काम हुआ, स्लो काम हो रहा है। तो हमें बाकी काम को टाइम से निपटाने के लिए और एक्स्ट्रा आदमी चाहिए, वही आपसे पूछा है। तो यहां पे मैन दिया है, डेज दिया है, वर्क दिया है, तो ऐसे सवाल में कौन सा कंसेप्ट लगता है बच्चों? M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। अगर आवर्स भी होता तो ये हो जाता मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? अब ध्यान सुनना मेरे दोस्तों, 2/5 काम पूरा हो, यानी कि मैंने मान लिया कि अगर टोटल काम 5 यूनिट है, अगर टोटल काम 5 है, तो 5 में से 2 यूनिट काम जो है हुआ है केवल। हमें किसी काम को 60 दिन में पूरा करना था, हमने 35 आदमी लगा दिए। इन 35 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया? 32 दिन तक काम किया। 32 दिन तक काम किया। काम कितना हुआ? 2 यूनिट। 2 यूनिट काम हुआ। टोटल काम अगर 5 है तो 5 में से 2 यूनिट वर्क हुआ, तो कितना काम बाकी है? अगर 5 में से 2 यूनिट वर्क हुआ है तो रिमेनिंग 3 यूनिट काम बाकी है, 3 यूनिट काम बाकी है। इस काम को करने के लिए कितने आदमी चाहिए? अच्छा, काम करना कि 60 दिन में से 32 दिन बीत चुके हैं, तो बचा काम हमें 28 दिन में करना है।
तो ये जो रिमेनिंग वर्क है 3 यूनिट, ये कितने दिन में करना है? 28 दिन में। इक्वल कर दिया मेरे भाई यहां पे। तो ये एक ही स्टेप का सवाल था, बस आपको अच्छे से समझना है। अभी 2 से 32 आपका 16 बार जाएगा। ये 7 चौक 28 और ये 7 पंजे 35 और ये 4 चौक 16, तो आ जाएगा मेरे भाई 5 चौक 20 या 60, यानी कि आपको 60 आदमी चाहिए। काम को खत्म करने के लिए आपको 60 आदमी चाहिए। 35 तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, 35 ऑलरेडी हैं, तो और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? 25 आदमियों की आवश्यकता हमें है, तभी काम टाइम पे हो जाएगा। तो आंसर 25 है। आ जाओ मेरे भाई, करो सवाल नंबर 15। यदि किसी राशि पर तीसरे साल में मिलने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट 12,100 रुपए है, उसी राशि पर चौथे साल में मिलने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ब्याज की दर 9% है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा ये कुछ नया सवाल है, ये कुछ मुश्किल पूछ लिया सर ने। नहीं, ये 2017 मेंस का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है। देखो, ये जो पहले साल का कंपाउंड है, दूसरे साल का, तीसरे साल का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, ये सब जीपी में होते हैं मेरे प्यारे भाई। आप बताओ, अगर तीसरे साल में, ये 3 साल का नहीं फर्क है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क है। जब मैं आपसे कहता हूं 3 साल का ब्याज, 3 साल का सीआई, यानी कि फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड प्लस थर्ड ईयर तीनों का, जब मैं आपसे कहता हूं थर्ड ईयर, यानी कि केवल तीसरे साल का, पहले दूसरे का नहीं, समझ में आई बात? तो तीसरे साल का ब्याज है थर्ड ईयर का 12,100 रुपए। आपसे पूछा है फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये डायरेक्ट निकाला जा सकता है मेरे प्यारे भाई। ब्याज की दर 9% है, जीपी में होगा, यानी कि थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर पर जाने में 9% एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा, 9% और बढ़ जाएगा, क्योंकि सीआई का मतलब ही होता है ब्याज पर ब्याज। ठीक है जी। 12,100 का 9% कितना आएगा? 1,089। 12 निम्मा 108, 1089। ये आप इसमें जोड़ दो केवल, ठीक है। तो 89 और 13189, 13189 इस सवाल का आंसर है। आ जाइए। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी और सी के बाइसेक्टर ट्रायंगल के अंदर ओ पर मिलते हैं। एंगल बीओसी 106 डिग्री है ए का मान। अगर किसी ट्रायंगल में मेरे प्यारे भाई 2 एंगल बी और सी के बाइसेक्टर मिल रहे हैं ओ पर, तो ओ इन सेंटर होगा ट्रायंगल का। तो जो एंगल बनेगा बीओसी, ये क्या होगा? 90 डिग्री प्लस तीसरे एंगल ए का आधा बराबर 106। तो 106 में से 90 घटाएंगे 16, 16 का दुगना 32 डिग्री। मुझे लगता है ये इस टेस्ट का सबसे आसान सवाल था, चुन चुन के सब बच्चों ने ठीक किया होगा। सवाल नंबर है आपके सामने 17। ये बताइए जी, इसका क्या उत्तर है? ये सवाल देख के तो डर लगता है ना जी, घबराहट होती है। ये सवाल एज इट इज सीजीएल 2024 प्री का पूछा हुआ है, प्री के पेपर का, जो मैंने टेस्ट में डाला है। लंबी लैंग्वेज से ना बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, सवाल बहुत इजी है। रमेश परचेज सम आइटम्स फ्रॉम ए डीलर ऑन 19 नवंबर 2019। रमेश ने 19 नवंबर 2019 को कुछ सामान खरीदा मेरे प्यार में एक डीलर से। द बिल जनरेटेड वॉज 5480। जो बिल आया भैया सामान का, वो 5480 रुपए का आया। He had also purchased some items on 10 नवंबर 2019 having the bill value of 9800। उसने 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा था 9800 रुपए का। He cleared both the bill this time। उसने इस बार दोनों बिल को क्लियर कर दिया और टोटल अमाउंट कैश में पे किया, ठीक है। डीलर गिव्स ए स्कीम ऑफ 2% डिस्काउंट ऑन द पेमेंट्स डन विद इन 10 डे। डीलर की स्कीम है कि भाई अगर आप 10 दिन के भीतर पैसा दोगे, आप उधार ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 दिन से पहले पहले अगर आप पेमेंट क्लियर करते हो तो 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन अगर मेरे प्यार में 5% फॉर द पेमेंट मेड इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेस, अगर आप तुरंत हाथों हाथ कैश में पेमेंट करते हो तो 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। बताइए रमेश ने 19 नवंबर 2019 को कितना अमाउंट पे किया? बहुत बढ़िया, देखो 2 अलग अलग दिन खरीदारी की है। 10 नवंबर को रमेश सामान खरीद के लेके गया था 9800 रुपए का, 10 नवंबर को, ये 10 नवंबर को खरीदा, लेकिन पैसा इसका दिया नहीं, चुकाया नहीं 10 नवंबर को। 19 नवंबर को दोबारा शॉपिंग करने पहुंचा। 19 नवंबर को सामान खरीदा है, 5480 रुपए का बिल आया, 5480 रुपए का। अब आप एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, 19 नवंबर को ही उसने सारा जो है बिल क्लियर किया है।
10 नवंबर को उसने 9800 रुपए का सामान खरीदा था, लेकिन बिल चुकाया है 19 नवंबर वाले दिन, यानी कि 9 दिन के भीतर बिल चुकाया। और कह रहे हैं कि अगर 10 दिन के भीतर आप चुका दोगे तो 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस 9800 रुपए पे 2% डिस्काउंट मिलना चाहिए मेरे प्यारे भाई, कि नहीं मिलना चाहिए? तो 9800 का 2% कितना आएगा? 196 रुपए माइनस का 196 हो जाएगा बिल में से। बोलो, ये जो 5480 रुपए का उसने सामान खरीदा है 19 नवंबर 2019 को, इसका मेरे प्यारे भाई उसने क्या किया है? बिल्कुल इंस्टेंट पेमेंट किया है। 19 नवंबर 2019 को सामान खरीदा, 5480 का बिल आया, और 19 नवंबर को ही उसने मेरे प्यारे भाई बिल जो है क्लियर किए। ये वाला बिल भी 10 नवंबर का और ये 19 नवंबर का, 19 नवंबर को ही क्लियर किए। तो 5480 रुपए उसने हाथों हाथ जमा किया। हाथों हाथ पेमेंट करने पर 5% का डिस्काउंट उसको मिल जाएगा। क्लियर है? तो 5480 रुपए के बिल पर उसे 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये बताओ? तो 5000 का 5% 250, और 480 का 5% आएगा बेटा 24। 480 का 10% 48, आधा करो 24, यानी कि आ जाएगा 274 रुपए, 274 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि उसने टोटल कितना बिल जो है पेमेंट किया होगा 19 नवंबर के दिन? तो ये आ जाएगा भाई 80, 8 4 12 का 2, और ये 9 15,280 हो गया ये तो। ठीक है जी, ये आ गया 15,280। लेकिन 15,280 में से उसका डिस्काउंट भी तो मिल गया, ये 196 प्लस 274, 4 रुपए एडजस्ट कर दो, 200 200 और 274, 474, 474 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो उसने बिल कितना क्लियर किया होगा जी? ये नहीं नहीं नहीं, 200 यहां करेंगे तो ये 470 आएगा, सॉरी 470। ठीक है, तो 0 और 8 में से 7 गया 1, यानी कि एंड में 10 आएगा। ये वाला आंसर है कि नहीं? बढ़िया सवाल। आ जाओ, सवाल नंबर 18, x की पावर 24 प्लस 1 बटे x की पावर 12 बराबर 7। तो x की पावर 72 प्लस 1 बटे x की पावर 36 क्या होगा? अगेन अलजेब्रा का बहुत सरल सा सवाल है, ध्यान सुनेगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो, बस क्यूब हो गया है। 12 का क्यूब 36, ये देखिए 24, 24 का क्यूब 72। नहीं देख पा रहे? अलग अलग डिवाइड कर दो। x की पावर 24 को x की पावर 12 से डिवाइड करो, x की पावर 12 प्लस, ये देखिए 1 को x की पावर 12 से डिवाइड करो, 1 बटे x की पावर 12 बराबर 7। ये चीज आपको दी हुई है, पूछा क्या है ये? x की पावर 72 को 36 से डिवाइड करेंगे, x की पावर 36 प्लस 1 को x की पावर 36 से डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन x की पावर 36। ये आपसे पूछा है। डिवाइड में पावर घट जाता, 12 से 36 पे जाना है, घबराना नहीं है, क्यूब करना है। क्यूब करना है। फॉर्मूला क्या है? अगर x प्लस 1 बटे एक्स के है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब का फॉर्मूला k क्यूब माइनस 3k, यानी कि 7 का क्यूब 343 माइनस 21 यानी कि 322। 322 ही सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन। आ जाओ, सवाल नंबर है 19, ये बताओ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टू डिफरेंट, ये ब्याज के 3 सवाल डल गए क्या टेस्ट में? चलो कोई बात नहीं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टू डिफरेंट स्कीम इज द सेम एंड इट इज 20%, बट इन वन ऑफ द स्कीम द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड इन अदर द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। इक्वल अमाउंट्स आर इन्वेस्टेड इन द स्कीम, डिफरेंस ऑफ रिटर्न आफ्टर 2 ईयर इज 723 और द प्रिंसिपल अमाउंट इन ईच स्कीम। बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो, एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा है मेरे भाई, दुनिया में बहुत पैसा है लोगों के पास। 2 अलग अलग स्कीम में सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, 2 अलग अलग स्कीम उसे मिली और दोनों में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। सही है। दोनों ही स्कीम में ब्याज की दर 20% है। डिफरेंट अलग अलग स्कीम है लेकिन दोनों में ब्याज की दर कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। फिर फर्क किस चीज का है? फर्क इस चीज का है कि भैया कि एक स्कीम में, पहली स्कीम में जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली अर्धवार्षिक कंपाउंड हो रहा है, हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है, जबकि दूसरी स्कीम में जो है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। और 2 साल का टाइम है मेरे प्यार में। कितने साल का? 2 साल का टाइम है। टोटल ब्याज आपको, टोटल नहीं, डिफरेंस दिया हुआ है रिटर्न का। एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्त, पहली स्कीम में जो है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। हाफ ईयरली का मतलब समय 2 साल है। अगर समय 2 साल है, 2 साल मतलब 24 महीने, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 2 साल। ब्याज 1 साल में 20% है।
एक साल में 20% है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%, 10%, 10%, 10%। एक साल में 20%, 6 महीने में आधा 10%। तो आपको सीआई जो मिलेगा 10, 10, 10, 10 का सक्सेसिव, 10, 10, 10, 10 का सक्सेसिव होता है 46.41%। ये स्टैंडर्ड रेट है। 10 स्टैंडर्ड रेट रटा हुआ होना चाहिए मेरे भाई। बोलो ये बात क्लियर? आप बोलोगे सर कल ही क्लियर हो गई थी ना। अब एक बात बताइए, दूसरी स्कीम में एनुअली कंपाउंड हो रहा है, समय 2 साल, समय 2 साल है। एनुअली कंपाउंड करोगे मेरे प्यार भी तो 1 साल, 1 साल, 2 साल हो गया। ब्याज की दर 20% है तो पहले साल 20% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल 20% ब्याज मिलेगा। तो ब्याज क्या आएगा? 20 और 20 का सक्सेसिव। 20 का सक्सेसिव क्या होता है? 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20/100। तो 20 और 20 का सक्सेसिव 44% ब्याज मिलेगा, 44%। ये बात बहुत सिंपल है। और यहां पे ब्याज का जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों वो कितना है? 2.41% है, 2.41%। ये तो दिया है डिफरेंस ऑफ रिटर्न आफ्टर 2 इयर्स। अमाउंट का डिफरेंस देखो, प्रिंसिपल तो सेम है, तो जो ब्याज में डिफरेंस आएगा वही आपके रिटर्न में डिफरेंस आएगा, 2.41%। जबकि डिफरेंस है कितना? 723 रुपए का, 723 रुपीज का मेरे भाई। ठीक है जी। डेसिमल हटाओगे तो यहां पे 2 जीरो लगा देंगे भाई। 241 से पूरा आपका पूरा 3 बार कट गया, 241 थी 723, तो 1% की वैल्यू 300 आ गई। आपसे 100% की वैल्यू पूछा यानी कि 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपीज जो है आपका मूलधन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। ये आसान सवाल था, बस देखने में अलग लग रहा है। एक गोले का आयतन 65 सही 10/21 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका टीएसए कितना है? टोटल सरफेस एरिया कितना है मेरे भाई? ये बताओ जल्दी से। पाई बराबर 22/7। करो जी, क्या आंसर है? हाँ जी, देखो भाई, इस सवाल को सीधा ऑप्शन से किया जा सकता है। गोले का टोटल सरफेस एरिया 4πr²। पाई का मतलब है 22/7। पाई का मान 22/7 रखना, सारे ऑप्शन में /7 है, लेकिन ऊपर बचेगा 22। 22 में छुपा होता है 11, यानी कि जो भी नंबर आएगा 11 से कटने वाला होगा ऊपर। जैसे मैंने पहला ऑप्शन ये माना 77 सही 4/7। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 77 प्लस 4/7। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये हो जाएगा 77 गुणा 7 प्लस 4/7। ये हो जाएगा। ऊपर जो नंबर आएगा दोस्त 11 से कटने वाला होना चाहिए। क्या ये नंबर 11 से कटता है? नहीं। 77 11 से कट जाएगा, 4 बच जाएगा। नहीं, ये नंबर 11 से नहीं कटता। ये नंबर ऊपर ध्यान से ऊपर, केवल ऊपर देखो मेरे प्यारे भाई, यहां पे 76 गुणा 7 प्लस 4। क्या मेरे दोस्तों एक कट रहा है? 11 से डिवाइड करेंगे, ये -1 हो जाएगा, -7 प्लस 4, ये -3। रिमाइंडर अगर आप जानते होंगे नहीं। ये कट रहा है क्या? 78 गुणा 7 प्लस 4। ऊपर ये होगा, 11 से काटेंगे तो 11 7 77, 1 इंटू 7 7, 7 प्लस 4 11, 11 फिर 11 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही, ये कट रहा है। 78 4/7 कट गया, तो 78 3/7 11 से नहीं कटेगा। आंसर आ गया सी ऑप्शन। पेपर में अगर सवाल आएगा तो ऐसे ही करना। आप जानते हैं बेसिक, गोले का आयतन 4/3πr³, सरफेस एरिया 4πr²। पहले रेडियस निकालो फिर सॉल्व करो, पर जरूरत नहीं है। अगला सवाल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस 32 मीटर एंड 18 मीटर फ्रॉम इट्स बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री द हाइट ऑफ टावर। ये तो आसान सवाल है मेरे भाई, ये सीधा फॉर्मूला होता है। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। और ये एक टावर है, ये एक टावर है। ठीक, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। सवाल में बोला है कि एक टावर के टॉप के, टावर का टॉप है, ये टावर का टॉप हो गया यहां। ग्राउंड पर 2 पॉइंट है 32 मीटर 18 मीटर की दूरी पर सीधी रेखा पर। तो एक पॉइंट ये मान लेते हैं ए, और एक पॉइंट ये मान लेते हैं बी। एक 32 मीटर की दूरी पे, एक 18 मीटर की दूरी पे। दोनों बिंदुओं से बनने वाले टावर के टॉप के जो एंगल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जब हम पॉइंट ए से टावर के टॉप को देखते हैं और पॉइंट बी से टावर के टॉप को देखते हैं तो ये एंगल बनते हैं मेरे प्यारे भी। ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हैं?
इन दोनों का सम 90 डिग्री है। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये कहने का मतलब है एक पॉइंट जो है वो टावर के 32 मीटर दूरी पर है और दूसरा जो है वो टावर से 18 मीटर की दूरी पर है। ये आपका डायग्राम बनेगा मेरे भाई। आपसे टावर की हाइट h ये जो है पूछिए। जब भी ऐसा सवाल आया आप प्रूफ कर सकते हैं, बट इट इज अ डायरेक्ट थ्योरम। अगर टावर के बेस से दो पॉइंट टावर के टॉप पर पूरा कोण बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, तो टावर की जो हाइट होगी, ये डिस्टेंस है 32 18, इनका अंडर रूट लीजिए, रूट 32 गुणा 18, 32 गुणा 18 576, 576 का अंडर रूट 24 मीटर। टावर की हाइट 24 मीटर आएगी और ये आंसर है सी ऑप्शन। ये चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। ये चित्र भी सीधा पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला केस है। ठीक है, आगे आ जाओ। सवाल नंबर 22 अलजेब्रा का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। बड़ा अजीब सवाल है यार ये, बताओ जी कैसे करोगे। देखा, नया क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर का सवाल नहीं है मेरे प्यारे भाई, बनाया है, बताइए। अरे कुछ नहीं करना, अरे भाई फॉर्मूला खोल दो ना। ये समझो कि ये एक्स है, ये वाई है, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं जानते, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ए स्क्वायर का क्यूब ए की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर का क्यूब बी की पावर 6 प्लस थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो, ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 प्लस 2a क्यूब बी क्यूब। मोदी जी को भी पता है, एक्स्ट्रा आता है यहां पे 2ab। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 खटाएक। ओके, इस वाली चीज को राइट साइड में ले जाते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये ट्वाइस ऑफ, नहीं इसको इधर ले आते हैं ना, एक काम करते हैं, चलो इसको उधर ले जाते हैं अपन लोग, 2a क्यूब बी क्यूब बटे 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, यही आ जाएगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ जाएगा। ये 3a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम राइट साइड में ले गए। अब देखिए पावर 2 है, ये पावर 3 है, तो पावर 2 से पावर 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बी बचेगा। ये बचेगा मेरे दोस्तों यहां पर ए बी। बोलो बात सही है। अब इस ए बी का क्या करें, कुछ नहीं, ए बी को हम ले आए यहीं पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी। सवाल में ये पूछा है अलग अलग डिवाइड करो बच्चों। अगर आप ए स्क्वायर को ए बी से डिवाइड करेंगे तो ए बटे बी आएगा, प्लस अगर आप बी स्क्वायर को ए बी से डिवाइड करेंगे, बी से बी कटेगा तो बी बटे ए आएगा बराबर 2/3, यानी कि ए बाई बी प्लस बी बाई ए 2/3 आ गया। लेकिन मेरे दोस्त ये क्या है, ये जो पूछा इसका स्क्वायर ही तो है, इसका स्क्वायर ही तो है। आप ऐसे समझो कि ये ए बटा बी लिखा हुआ एक्स, तो उल्टा है बी बटा ए 1/x। अगर ये a बटा बी है तो इसका रिवर्स लिखा है b बटा ए 1/x, यानी कि सवाल ये है कि x प्लस 1/x 2/3 है, x प्लस 1/x, तो ये स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, k स्क्वायर माइनस 2। क्या फॉर्मूला आ जाएगा इसका, k स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर 4/9 माइनस का 2, यानी कि 4 माइनस 18 माइनस का 14/9 माइनस 14/9। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बेहतरीन सवाल था जी, देखने में मुश्किल लग रहा था लेकिन है इजी। सवाल नंबर 23, एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 5 घंटे में तय करती है, धारा के प्रतिकूल प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में 8 घंटे का समय लेती है, धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। देखिए, एक बोट सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाती है 5 घंटे में, लेकिन 8 आवर लेती है वापस अपस्ट्रीम आने में स्टार्टिंग पॉइंट पर। यानी कि ये मान लीजिए कि जैसे एक नाव एक जगह से दूसरी जगह जाती है डाउनस्ट्रीम, फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है अपस्ट्रीम, तो नाव जितनी दूरी डाउनस्ट्रीम गई है सेम उतनी ही दूरी अपस्ट्रीम लौट के वापस आई है। सही है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर डिस्टेंस सेम है तो सभी बच्चों को पता है स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है।
अब बताओ, नाव को डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा? 5 घंटे। नाव को अपस्ट्रीम सेम दूरी लौट के आने में कितना समय लगा? 8 घंटे। ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में लगने वाले टाइम का रेशियो समय का अनुपात है। और आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, अगर सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में जितनी दूरी गए वापस अपस्ट्रीम स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। टाइम का रेशियो 5/8 है, तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो रिवर्स 8/5। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया। बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, पूछा है यहां पे धारा की चाल दी है यानी कि y, और स्टिल वाटर में नाव की स्पीड x पूछा है, तो मुझे यहां से x/y चाहिए, x/y। और x/y की मेरे प्यारे भी सिंपल कंसेप्ट है, अगर x से y का रेशियो निकालना है तो d+u/d-u कर दीजिए, d+u/d-u। d+u यानी कि 8 + 5 13, d-u यानी कि 8 - 5 3, ये रेशियो आ गया। धारा की चाल यहां पे 6 दी है, 3 की वैल्यू 6, और नाव के शांत जल में डाल 13 की वैल्यू 2 × 26 किलोमीटर/आवर आंसर है पहला ऑप्शन। ये 5-6 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है, अगर आपका हाथ बैठा हुआ है। करिए बच्चों, सर्कल का सवाल देखो, ये सवाल भी जो है प्रीवियस ईयर नहीं है, नया सवाल मैंने बना के डाला है। ऐसा नहीं है कि नया सवाल है तो बहुत टफ होगा, बहुत नया हो, क्रिएटिव होगा। बिल्कुल जो है सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना, आप कैच कर लोगे। आपके सामने 2 सर्कल दिखाए हैं, पॉइंट ओ पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। एक लाइन खींचिए सिंपल PQRS पे, दोनों सर्कल को काटती हुई जा रही है। एंगल OPQ यानी कि ये वाला एंगल आपको दिया है 20 डिग्री, एंगल OSR ये वाला एंगल आपको दिया है 30 डिग्री का। पूछा है QOR यानी कि मैं थोड़ा सा ना बड़ा करके दिखा देता हूं, चलो आपको समझ गए सवाल क्या कहना चाह रहा है भाई। ये 2 सर्कल है, ये वाला जो एंगल है आपका 20 डिग्री का है, ये एंगल जो है स्टूडेंट आपका 30 डिग्री का है, और पूछा यहां पे एंगल QOR। जिस बच्चे ने बता दिया उसको कुछ नहीं मिलेगा, नौकरी मिल सकती है, वैसे मेरी तरफ से तो कुछ नहीं मिलेगा भैया, टेस्ट दे रहे हैं फ्री में करने के लिए, छोटी बात है। ये बताओ जी, एंगल QOR ये बताना, ये वाला एंगल। सोचो, देखो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, ये जो है कॉर्ड है सर्कल की, कॉर्ड है और यहां पे टच कर रहे हैं, यहां पे दोनों टच कर रहे हैं इस पॉइंट ऊपर, तो इसका फायदा उठाओ मेरे भाई। आपने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ी है, अगर किसी सर्कल की टेंजेंट और टेंजेंशियल पॉइंट पे जहां स्पर्श कर रहे हैं जीवा खींची जाए, तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, अल्टरनेट सेगमेंट में ये कॉर्ड जो भी एंगल बनाएगी अल्टरनेट सेगमेंट में उसके बराबर होगा थीटा। अल्टरनेट सेगमेंट में जहां दुनिया का कोई भी सवाल हो सर्कल का, जहां टेंजेंट दिखी और टेंजेंट के साथ चिपकी हुई कॉर्ड दिखी, वहां ये थ्योरम 100% लगती है। यहां भी ये थ्योरम लग सकती है, पर लगाने लायक बनाना पड़ेगा मेरे भाई। कॉर्ड तो है, टेंजेंशियल पॉइंट भी, अगर मैं यहां पे मेरे दोस्तों एक लाइन खींच दूं, यानी कि दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट, ये दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट है जो पॉइंट ओ से होके जा रही है पॉइंट ओ पर, ये टेंजेंट है मेरे प्यारे भाई, ये कॉर्ड है। टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये वाला जो एंगल है, इसी कॉर्ड द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में 20 डिग्री बन रहा है, तो 20 डिग्री के बराबर होना चाहिए क्या? दूसरे सर्कल के देखो, बड़का सर्कल को, बड़का सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये उसकी कॉर्ड है, इनके बीच में ये कॉर्ड है मेरे भाई, इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, इसी जीवा द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में सर्कल में कहीं भी बना लो 30 डिग्री के बराबर है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री का होना चाहिए क्या? तो ये एंगल तो 20 + 30 50 डिग्री का ना आ गया बेटे। बताओ है कि नहीं आसान? जरूरी नहीं कि जैसे मैंने सोचा आप भी वैसे ही सोचे, और भी तरीके हैं इसके करने के, मैंने तो आपको एक ही समझाया है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 25 आज की क्लास का, और इस टेस्ट का जो है आखिरी सवाल, रेस वाला, एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन है ये भी। 3000 मीटर की रेस में ए बी को 400 मीटर की स्टार्ट देता है, तो ए 10 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। अगर ए बी को 750 मीटर की स्टार्ट देता है तो दौड़ बराबरी में समाप्त होती है।
ए को 3000 मीटर चलने में कितना समय लगता है? देखो यहां पर ना इस सवाल में आपको दो केस दिए हुए हैं। एक केस आपका ये है मेरे भाई, एक केस आपका ये है, और दूसरा केस जो है ये है। हमें कुछ नहीं करना, ऐसे सवालों में इन दोनों केस को केवल कंपेयर करना है। देखिए दो लोग हैं ए और बी, दो लोग ए और बी हैं। एक 3000 मीटर की रेस होती है, ए बी को 400 मीटर स्टार्ट देता है, तो भी ए 10 सेकंड से जीत जाता है। इसका मतलब ये समझिए कि ए तो चलता है 3000 मीटर, भाई ए तो पूरा 3000 मीटर दौड़ेगा, बी जो है यहां 400 मीटर आगे खड़ा हो गया, यानी कि बी केवल ये 2600 मीटर ही दौड़ेगा, तो बी दौड़ता है 2600 मीटर, फिर भी ए जो है 10 सेकंड से जीत जाता है। यानी कि मेरे प्यारे भाई बी ने ए से 10 सेकंड ज्यादा लिए हैं मेरे दोस्त। ठीक है, क्लियर? आप बोलोगे हां सर। सेकंड केस, अगर ए बी को 750 मीटर की स्टार्ट देता है, यानी कि ए दौड़ेगा 3000 मीटर और बी 750 मीटर आगे से दौड़ेगा, यानी कि 3000 माइनस 750, बी कितना दौड़ेगा? कितना है 2250 आ जाएगा ना। बी दौड़ेगा 2250 मीटर, तो रेस बराबरी में समाप्त होगी, यानी कि दोनों ए और बी इक्वल टाइम लेंगे। जितने टाइम में ए 3000 मीटर दौड़ेगा उतने ही टाइम में बी 2250 मीटर दौड़ेगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि ए को 3000 मीटर चलने में कितना समय लगा? अगर मैं इन दोनों केस को कंपेयर करूं, ए तो दोनों केस में बराबर ही जा रहा है 3000 मीटर, पहले बी 2600 मीटर जा रहा था, अब बी 2250 मीटर जा रहा है, यानी कि बी जो 350 मीटर कम गया। ये जो बंदा बी है ये 350 मीटर डिस्टेंस कम गया, 350 मीटर। सवाल के अकॉर्डिंग पहले बी 10 सेकंड ज्यादा ले रहा था ए से, अब ए के बराबर टाइम ले रहा है, तो डिस्टेंस कितना कम गया? 350 मीटर। टाइम में कितना फर्क आया? 10 सेकंड का। पहले 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा था, बराबरी कर रहा है, तो यानी कि बी 350 मीटर की दूरी जाता है 10 सेकंड में। अगर आपसे बी की स्पीड पूछी जाती, यहां से बी की स्पीड निकाल सकते थे। बी 350 मीटर 10 सेकंड में, 1 सेकंड में जाएगा 35 मीटर। ठीक है जी, लेकिन सवाल ने पूछा ए को 3000 मीटर जाने में कितना टाइम लगा, चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से। देखो एक बात पता है, जितने टाइम में बी 2250 मीटर जाता है उतने ही टाइम में ए 3000 मीटर जाता है। तो अगर बी 350 मीटर 10 सेकंड में जा रहा है मेरे प्यारे भाई, तो 1 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? 1/35 सेकंड बी को, 1/35 सेकंड। तो बी को 2250 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? अगर बी को 2250 मीटर जाना है तो 2250 मीटर जाने में बी को इतना सेकंड लगेगा। ठीक है जी, और ये किससे चला जाएगा मेरे भाई? 5 से, 450, और ये जो है मेरे भाई 7 बार, 450/7 सेकंड। ठीक है जी, 450/7 अप्रोक्स में 7×42 30 7×4 अप्रोक्स 64 के आसपास आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है जी, यानी कि बी 2250 मीटर जाने में 64 सेकंड लेता है, और जितना टाइम में बी 2250 मीटर जाता है उतने टाइम में ए 3000 मीटर जाता है, तो ए 3000 मीटर जाने में अप्रोक्स 64 सेकंड लेगा। ये आंसर है, सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है, मैंने बहुत डिटेल में आपको लिख के बताया है। ठीक है जी, बताओ जी। इसी के साथ आज की क्लास और ये टेस्ट खत्म होता है मेरे दोस्त। कैसा लगा ये आपको मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो बच्चे केवल वीडियो देख रहे हैं, खुद जाके एप्लीकेशन पे टेस्ट नहीं लगा रहे, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे, वो बहुत गलत कर रहे हैं मेरे भाई। बिल्कुल भी ये उम्मीद मत रखना कि आप बिना रिवीजन किए, बिना टेस्ट लगाए पेपर में सिलेक्शन ले पाओगे, कतई भी नहीं होने वाला। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे अच्छे क्वालिटी टेस्ट करवाए जाए उतने करवा रहे हैं। पूरा सोल्यूशन मैंने कराया। आपने खुद से कितने सवाल ठीक कर लिए मुझे कमेंट्स में बताना। कौन सा सवाल आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगा कमेंट्स में बताना। धन्यवाद, बाय।